वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो जीएस का जो फुल लेंथ टेस्ट आरओ का कर रहे हैं, 6 टेस्ट करा चुका हूं, आज 7वां टेस्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को गाइस टेस्ट पसंद आ रहे हैं, मज़ा आ रही है, अच्छा रिवीजन कर रहे हो आप, है ना। काफ़ी सारे इनिशिएटिव मैंने चला दिए हैं। एक लेटेस्ट में मैंने इन्वायरमेंट की सीरीज़ चलाई है दोस्तों, प्लीज़ उसको कर लो, जिससे 10 नंबर आपके अच्छे पक्के हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इन्वायरमेंट के 450 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उसमें करा रहा हूँ। एक वीडियो में 100 डाले हैं, ठीक है, 100 एक वीडियो में 100 डाल दिए, दूसरे में 100 डालूंगा, 200 हो गए, तीसरे में 100 डालूंगा, 300 हो गए, चौथे में 150 डाल दूंगा। 4 वीडियो में कंप्लीट इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। डेली एक वीडियो दे रहा हूँ, तो आराम से रिवीजन 2 से 3 बार करोगे ना, 10 यहाँ से मिल जाएंगे। रीजनिंग से 11-12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन हर कोई कर ही लेता है, आसान होते हैं, 18 हो गए। करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लो तो 30 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। कितने हो गए? 48 हो गए। 48 में से हिस्ट्री अच्छे से अगर PYQ मेरे लगा लोगे तो आपके 15 से 20 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो 50, 20, 70, 65 के आसपास ये बन जाएंगे। ज्योग्राफी दोस्तों अच्छे से कर लोगे और एक बचा साइंस, आराम से बस इतने से कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वो भी 10 फुल लेंथ। ये है 10 फुल लेंथ और कराऊंगा। अगर खाली किसने बस 20 ये फुल लेंथ टेस्ट ही अच्छे से कर लिए ना, अब देखो किसने का मतलब जो नया है सिर्फ टेस्ट ही करेगा, उसके लिए थोड़ी, मतलब जिसने पढ़ा होगा सब उसका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, उससे काम अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि भौगोलिक संकेत दिया गया है, उसको मैचिंग करना है कि कौन सही ये जो भौगोलिक संकेत है या GI टैग है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। पहली है चुनार ग्लेस पॉटरी, ये किस राज्य से है जिसको GI टैग मिला हुआ है दोस्तों? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। सोजत मेहंदी दोस्तों, ये कहाँ से है दोस्तों? सोजत मेहंदी, तो ये दोस्तों राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से है, वहाँ की फेमस है, इसलिए इसको GI टैग मिला हुआ है। फिर आती है आपकी तमेंगलोंग ऑरेंज, कौन सी? तमेंगलोंग ऑरेंज, ये दोस्तों आपकी नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। और मंजूषा कला ये हो गया बिहार से। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन हो गया सी। कौन सा? सी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं है? कह रहा, ठीक है, किसका स्विट्जरलैंड में नहीं है? व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका भी स्विट्जरलैंड में है। WTO, इसका भी दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका दोस्तों कहाँ पे? नैरोबी में है, केनिया में। नैरोबी केनिया, ठीक है। चलो ये तो बात हुई इसकी। अब अगर स्विट्जरलैंड में भी पूछ ले कहाँ पे, तब क्या करोगे? ही ऐसे करोगे? नहीं। तो जो UN यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का है, इसका जो पड़ेगा ये पड़ेगा आपका जेनेवा, सुना होगा आपने, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है समिति, इसका पड़ेगा लुसाने। कौन सा? लाओसाने, स्विट्जरलैंड। और विश्व हेल्थ संगठन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका आपका पड़ेगा सेम जेनेवा में, ठीक है। कहने का मतलब है ये जेनेवा और ये लुसाने, ठीक है, और ये नैरोबी, केनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था दोस्तों? तो ये तो दोस्तों तभी बता पाओगे ना जब इनका टाइम पीरियड पता होगा, ठीक है। तो चलिए टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ। संभाजी का टाइम पीरियड 1680 से 89 है, नंबर 1। राजा राम का टाइम पीरियड दोस्तों 1689 से 1700 तक था, ठीक। फिर ताराबाई 1700 से 1707 तक आएंगी। ताराबाई 1700 से 1707। साहू जी दोस्तों 1707 से 1749 तक रहते हैं, सबसे लंबे समय तक साहू जी राज करते हैं, 1707 से 1749। तो ये टाइम याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में, 23 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। अब इस रैंक में कह रहा है सही विकल्प चुनना है। क्या स्वीडन पहले नंबर पे है? स्वीडन पहले नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे पे और भारत 40वें पे। तो दोस्तों इसमें से सही जो है सिर्फ ये है कि इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 44वें नंबर पे आ गया है, ठीक है, 40वें नंबर पे आ गया। तो अब पहला, दूसरा, तीसरा कौन है वो देख लो।
पहले पे दोस्तों आपका कौन है? पहले पे आपका है स्विट्जरलैंड। पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड पहले पे है, ठीक है। दूसरे पे दोस्तों कौन है? दूसरे पे आपका स्वीडन है। स्वीडन किस पे है? दूसरे पे। और तीसरे पे कौन आ जाएगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यानी इंडिया चौथे पे हो गया, पहली बात। स्वीडन हो गया दोस्तों सेकंड नंबर पे, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे और यूएस 3 नंबर पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए, अभिकथन और कारण यही बताना है, ठीक है। चले तो सबसे पहले कह रहा है 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना करी गई थी। दूसरा, भारत में कृषि की स्थिति पर आधिकारिक सुधार के संबंध में 1928 में लिथगो आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आर गलत है, क्योंकि ये 1928 में नहीं करी गई थी, 1926 में करी गई थी। तो कारण जो है वो गलत है, कारण गलत है, ये सही है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में ही बना था, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। किसका? कौन ऑड है इसमें से? कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे कौन ऑड है। तो दोस्तों देखो, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? सन्यासी विद्रोह ये बंगाल से हुआ है, बंगाल में हुआ है। टाइम पीरियड अगर पूछ ले तो 1763 से 1800, 1763 से 1800 बंगाल में। फ़कीर विद्रोह भी दोस्तों ये भी बंगाल में हुआ है, फ़कीर विद्रोह भी बंगाल में हुआ है। अहम विद्रोह दोस्तों ये ऑड है, क्यों? क्योंकि ये असम में हुआ है। अहम रिवॉल्ट कहाँ हुआ है दोस्तों? असम में हुआ है, ठीक है। अहम रिवॉल्ट असम में हुआ है। बाकी दोस्तों ये तीनों बंगाल से हुए हैं, तो इसलिए ये ऑड हो गया, ठीक है। चलो 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमहंस मंडली की स्थापना से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन परमहंस मंडली की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले परमहंस मंडली की स्थापना करी किसने? ध्यान लो। तो परमहंस मंडली की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने। बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग, मतलब ये तीनों ही इसमें इन्वॉल्व थे। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो तीनों ही संबंधित है, यानी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्योंकि परमहंस मंडली 1849 से 50 में बनी थी। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग तीनों ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। कहाँ बनाई थी पूछ ले तो मुंबई में बनाई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। चलिए 2006 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। 2006 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक कह रहा है चेयरपर्सन होता है, 2 वाइस चेयर, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन जो है इसका डी होगा, पर इसको समझ भी लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों 2006 में नहीं, 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है सेपरेट हो गया था। नेशनल कमीशन फॉर एससी सेपरेट बॉडी बनी थी, एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना था। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर एससी? तो ये 338 में है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। 2004 है पहली चीज़। दूसरा, इसमें कितने मेंबर होते हैं अगर पूछ ले दोस्तों, कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। 6 नहीं, सिर्फ 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो टोटल 5 हुए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर। और 6 से नहीं, 2004 से अलग हुआ है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें तो बता सकते हो कमेंट में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9, 7वीं शताब्दी के पल्लव स्थलों को महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरा, इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के पल्लव स्थलों को महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है, ये सही है, महाबलीपुरम वाला, ठीक है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, यानी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नीचे 2 कथन, वही अभी कथन और कारण बताना है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, 1 नंबर बात, ये तो बिल्कुल सही है। ब्लू वाटर पॉलिसी एकदम रट लो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कारण क्या था, क्यों चलाई थी? क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में एक ऐसा पुर्तगाली किला स्थापित करने का निर्देश दिया गया जिसका लक्ष्य
रक्षा करने के साथ हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण भी स्थापित करना था। तो दोस्तों इसका जो कारण है ये गलत है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी अगर आपको पता हो दोस्तों, ये एक कार्टेज सिस्टम था, है ना। कैसा सिस्टम था? कार्टेल सिस्टम। उसे भारत में एक ऐसा पुर्तगाली किला स्थापित करने के निर्देश दिया गया था जिसका लक्ष्य रक्षा करना नहीं था, जो कह रहा है ना रक्षा करने के साथ, ना रक्षा करना नहीं था, बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये हटाओ, रक्षा करना बस ये करना होता तो ये सही हो जाता। मतलब पूरी तरह से हिंद महासागर में उसने क्या करा था? डोमिनेंस बनाया था सिर्फ पुर्तगालियों का, पूरा व्यापार वही करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11। वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनको क्रोनोलॉजी में बताना है कौन कब रहा है। ठीक है, चलो तो डॉक्टर विजय केलकर ये कौन से नंबर के रहे हैं? डॉक्टर विजय केलकर दोस्तों ये 13वें फाइनेंस कमीशन है। सी रंगराजन दोस्तों ये 12वें थे। एनके सिंह दोस्तों आपने सुना होगा एनके सिंह के बारे में, बहुत फेमस रहे हैं, 15वें रहे हैं। और वाई रेड्डी दोस्तों, वाई रेड्डी 14वें रहे हैं। ठीक है, तो यानी 12, 13, 14, 15, इसके हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट और उसके पहले के 4-5 याद होने चाहिए। ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन कौन था जरा कमेंट में बताओ। इससे पहले वाले टेस्ट में करा था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तुरंत वीडियो पॉज करो, कमेंट करो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तुरंत चीज़ें रिकॉल करा करो यार। रिकॉल हो जाएगा तो क्या ही जाएगा, अवॉइड करोगे तो थोड़ी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तो एक बार याद रहेगा। चलो 12 का देखते हैं दोस्तों। 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं ये बताना है। दाबू छपाई या दाबू प्रिंटिंग ये राजस्थान में होती है क्या? क्या ये राजस्थान में होती है क्या? बिल्कुल, दाबू प्रिंटिंग राजस्थान में होती है। तनचोई जरी का काम, जो तनचोई जरी का काम है ये उत्तर प्रदेश में होता है क्या भाइयों बहनों? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। शाफी लैम्फी बुनाई, कौन सा? शाफी लैम्फी बुनाई, क्या ये मित्रों नागालैंड में होती है? गलत जवाब मित्रों, नागालैंड में नहीं होती है, ये मित्रों होती है मणिपुर में। कहाँ होती है? मणिपुर में। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये गलत हो गया, यहाँ मणिपुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मणिपुर होना चाहिए, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि क्या नाम है? नवलंगुद दरी ये कर्नाटक में बनती है, नवलंगुद दरी कर्नाटक में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, अगर 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो उसमें से मैं ये मानता हूँ कि 500 से 600 बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन कर पाता होगा, क्योंकि बहुत डीप रहता है ना, बहुत ज़्यादा डीप रहता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, आगे बढ़ने की ज़रूरत है नया क्वेश्चन करने की। ठीक है, ये मैंने बता दिया, इसको याद करना। चलो क्वेश्चन 13, भारतीय मानक मध्यमा रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब ये मित्रों सब लोग करेंगे तो हम भी करेंगे, है ना। तो ये समझते हो, ये सब लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको पता है ना इंडिया की जो मध्यमा रेखा है, जो टाइम मेरिडियन है, वो कहाँ से पास होती है? तो कितनी बार पढ़ चुके हैं? यूपी, एमपी, ठीक, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, बस 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो यूपी है, एमपी है, ओडिशा है, गुजरात थोड़ी है, गुजरात कहाँ है? ठीक है, तो आपका सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? मतलब देश है और उसकी राजधानी, देश और उसकी राजधानी। वियतनाम की कैपिटल दोस्तों हनोई है क्या? वियतनाम की हनोई है, बिल्कुल सही है। इराक की तेहरान है क्या? ये गलत है, नाम सही, टाइम पता चलता है। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। तंजानिया की डोडोमा बिल्कुल सही है, और मॉरिशस की पोर्ट लुइस। ठीक है, कहने का मतलब है बी गलत है, यहाँ ईरान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1765 में हस्ताक्षरित इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि अगर याद हो आपको, जो 1765 में हुई थी, शाह आलम सेकंड कितने रुपए देने की घोषणा करी थी? तो 26 लाख रुपए। कितनी? 26 लाख रुपए देने की घोषणा करी थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सबसे पश्चिमी दर्रा है? सबसे पश्चिमी मतलब वेस्टर्न मोस्ट दर्रा कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। तो आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं इसमें। नाथुला, बोमला, दिहांगला या दिपेर पास। ठीक है, नाथुला, बोमला, दिहांगला या दिपेर पास। तो दोस्तों देखिए, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चलें तो सबसे पहले आपको कौन सा पास मिलेगा? नाथुला पास इधर मिलेगा। कहाँ पे है नाथुला पास? सिक्किम में है। ठीक है,
फिर आप चलोगे आपको मिलेगा सिक्किम में ही बोमला पास, मतलब अरुणाचल में ही पड़ जाता है वैसे तो यहाँ पे मिलेगा आपको नाथुला, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा कौन सा, बोमला, ठीक है। फिर आप चलोगे आगे तो आपको मिलेगा दिहांग पास, कौन सा, दिहांग पास। फिर आप आगे चलोगे तो आपको मिल जाएगा डीफर पास, है ना। तो याद रखिए इसको, पासेस याद रखना। तो दोस्तों सबसे वेस्टर्न मोस्ट है नाथुला पास, ठीक है, नाथुला पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, याद है ना, सूरत स्प्लिट, कुछ याद आ रहा होगा ना 1907 में सूरत स्प्लिट। तो इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने, किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने, 1907 सूरत स्प्लिट, सूरत सेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं, बहुत बढ़िया जवाब देते हो आप लोग। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो यार मैं 20 बार बता चुका हूँ, ये तो मत शर्मिंदा करो इसको बताने में। 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप बताइएगा मुझे, ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये बता सकते हो कि इनमें से किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये आराम से कर लोगे आप। चलो 19 नंबर, कर्नाटक राज्य का एक ड्रम नृत्य डोलू कुनीथा, कौन सा, डोलू कुनीथा, किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। दोस्तों कर्नाटक बहुत न्यूज़ में इस बार ही आ सकता है, ठीक है। तो डोलू कुनीथा किस समुदाय के लोग करते हैं दोस्तों, डोलू कुनीथा है, डोलू कुनीथा। तो दोस्तों इसे भील समुदाय, थारू, ओरंग, ये सब तो वहाँ है ही नहीं, ना ही भील, थारू, ओरंग, इसको करते हैं दोस्तों कुरूबा, कौन, कुरूबा समुदाय के लोग, नाम याद रखना। कहाँ से, कर्नाटक, कहाँ से कुरूबा, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से करूबा, ठीक है। कुरूबा समुदाय के लोग इसको करते हैं, कौन सा डांस, डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा, ठीक है। चलो एक 20 देख लेते हैं, 20 क्या कह रहे हैं, कह रहा है 1711 में ई जोआन जोसुआ कैटेलार के नेतृत्व में, बाय इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, जोआन जोसुआ कैटेलार वही है, डैश प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में गया था, ठीक है। 1711 ईस्वी में जोआन जोसुआ कैटलार के नेतृत्व में एक डैश प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह जफर के दरबार में गया था। कौन गया था दोस्तों 1711 में, तो ये गया था दोस्तों डच का प्रतिनिधिमंडल, किसका था, डच का प्रतिनिधिमंडल गया था बहादुर शाह जफर की कोर्ट में, ठीक है। चले बहादुर शाह, चलिए 21 देख लेते हैं, नाट्यकला और संबंधित राज्य, नाट्यकला और संबंधित राज्य, भांड पाथेर है ना, भांड पाथेर, ये अभी इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने कराया था आपको, भांड पाथेर ये जम्मू कश्मीर का ही है, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर। ओजापाली दोस्तों, ओजापाली, ओजापाली असम का है, ओजापाली असम का है, ठीक है। बुर्रा कथा दोस्तों, बुर्रा, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश। और कृष्ण नट्यम केरल, कृष्ण नट्यम केरल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, कह रहा प्रसिद्ध लेखक विलियम एरविन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के एक समूह हिंदुस्तानी दल से संबंधित था, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो एक चीज समझो, जो विलियम एरविन था इसने लिखा था कि 4 टाइप के जो होते हैं वो थे, कौन कौन से, एक होते थे तुरानी, तुरानी होते थे जो मुगल कोर्ट में गाना वाना गाते थे, दूसरे होते थे ईरानी, कौन होते थे, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, 4 होते थे। कह रहा हिंदुस्तानी दल से कौन संबंधित था इसमें, तो सैयद बंधु जो थे दोस्तों ये हिंदुस्तानी दल से संबंधित है, ठीक है, सैयद बंधु, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा जिला है दोस्तों, तो जनसंख्या घनत्व का मामला में अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें से गाजियाबाद दोस्तों, कौन, गाजियाबाद जो है वो पहले नंबर पे, कौन, गाजियाबाद आपका, ठीक है। तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे, गाजियाबाद बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, है ना, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में कौन सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोटी वर्ष, क्या बानगढ़ का नाम जो है पहले कोटी वर्ष था, तो बिल्कुल बानगढ़ को कोटी वर्ष बोलते थे पहले। ख्वारजिम, तमिलनाडु जो है उसको ख्वारजिम बोला जाता था क्या, तमिलनाडु को ख्वारजिम बोला जाता था क्या, तो ये गलत है दोस्तों। ख्वारजिम जो है ये तुर्कमेनिस्तान को बोलते थे, किसको बोलते थे, तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान को ख्वारजिम बोलते थे। ख्वारजिम किसको बोलते थे? तुर्कमेनिस्तान, याद होगा ना, ख्वारजिम तुर्कमेनिस्तान। बाकी रेवती द्वीप गोवा को बोलते थे। उत्कल उड़ीसा सुना होगा, द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना, तो याद रखिएगा उत्कल उड़ीसा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? तो ये दोस्तों मैंने उत्तर प्रदेश वाले जीके में भी कराया था आपको, कानपुर नगर, याद होगा आपको, है ना। कानपुर की जो दशकीय वृद्धि दर है ये सबसे कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल, स्वामी दयानंद पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज शब्द का यूज करा, ये बिल्कुल सही। दूसरा, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है, मतलब वाराणसी में, तो ये बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा सहारनपुर में है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये सहारनपुर में नहीं है, ये दोस्तों आगरा में है। ये कहाँ पे है? आगरा में है दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहली चीज़। ठीक है, गलत ऑप्शन ये हो गया। बाकी BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, सही है। जवाहर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में कह रहा है चमकौर का युद्ध, कौन सा? चमकौर का युद्ध 1705 में किसके और मुगल सेना के बीच लड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, चमकौर का युद्ध मुगल सेना और गोविंद सिंह के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। 29 क्या कह रहा है? नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है दोस्तों। ठीक है, भारत की जन्म दर 19.5 है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जन्म दर 19.5 है। भारत की मृत्यु दर 6.0 है, ये भी सही है। और भारत की शिशु मृत्यु दर 28 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। कह रहा सेवा समिति बॉय स्काउट्स, या इंग्लिश में कहे तो सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सेवा समिति बॉय स्काउट्स की एसोसिएशन की स्थापना प्रयागराज में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। 1914 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और श्रीराम वाजपेयी द्वारा हुई थी, श्रीराम वाजपेयी द्वारा हुई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सही विकल्प चुनना है आपको। क्या चुनना है? कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन, कौन सा? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में तथा PFMS, ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि स्थानांतरित कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, यूपी के पर्पज़ से, है ना, यूपी PCS के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किसानों को कृषि निवेश पर सब्सिडी का भुगतान DBT के माध्यम से करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्नलिखित प्रसिद्ध इतिहासकारों में से किसने 1765 से 1772 ईस्वी तक की अवधि को डाकू राज्य कहकर संबोधित किया? दोस्तों किसने कहा है कि भैया ये जो 1765 से 72 की अवधि है ये एक डाकू राज्य है, ये यूँ कहे तो डकैत स्टेट है। तो ये कहना था दोस्तों किसका? KM पानीकर का। किसका कहना था? KM पानीकर ने कहा था कि ये जो अवधि है ये डकैतों की अवधि रही है ना। अब इस अवधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है, क्या प्लासी की बैटल हुई या नहीं, बक्सर की बैटल हुई या नहीं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है दोस्तों, ये बताइए। ठीक है, अगर कमेंट में कोई युद्ध याद हो तो बताइए मुझे, इस इंपॉर्टेंट में कोई प्रमुख घटना बताइए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये आपको पहचानना कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब 33 में ही,
पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। पहली चीज़, क्या ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है ये भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है? तो ये दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली पहली करेक्ट है। पंजाब में स्थित रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र, कौन सी? रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसार स्थल है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। भारत का सबसे छोटा पूछे तो आप बताओगे रेणुका वेटलैंड, कहाँ पे है? पंजाब में है। भारत का सबसे बड़ा पूछे तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल में है, कहाँ पे है? सुंदरवन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देख लेते हैं। 34 में क्या कह रहा है? वही अभिकथन और कारण बताना है। ठीक है, अभिकथन और कारण। डचों ने 1650 ईस्वी के दशक में डचों ने 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं का सिल्क व्हील उद्योग स्थापित किया। दोस्तों क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि डच हैड एस्टैब्लिश देयर ओन सिल्क व्हील इंडस्ट्री इन कासिम मार्केट 1650? दूसरा, डचों ने मसालों की अपेक्षा भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। दोस्तों तो ये दोस्तों देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि सिल्क व्हील इन लोग ने इसीलिए स्थापित किया था क्योंकि ये लोग मसाले में नहीं, क्योंकि मसाले में पोर्तुगीज़ ऑलरेडी लगे थे, इंग्लिश भी आने वाले, मतलब इंग्लिश भी आ ही गए समझो, वो भी लगे हुए हैं। तो इन्होंने पकड़ा कि भैया आप हम लोग करेंगे वस्त्र उद्योग, इसलिए उन्होंने एक सिल्क व्हील इंडस्ट्री बनाई कासिम मार्केट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो दोस्तों क्वेश्चन 35 देखते हैं। कह रहा 22 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी द्वारा मुगलों को कितने किले दिए गए थे? तो दोस्तों इस ट्रीटी के तहत शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। 23 किले किसको दे दिए थे दोस्तों? मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, मुगल्स को दे दिए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामसर स्थल है? किस राज्य में रामसर साइट है दोस्तों? नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम या नन ऑफ द अबव? ठीक है, ये बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ना ही नागालैंड में, ना ही छत्तीसगढ़ में, ना ही सिक्किम में, यहाँ कोई भी रामसर साइट नहीं है। क्या केवल 3 ही राज्य ऐसे? नहीं, और भी हैं। जैसे आप समझ लो, देखो झारखंड में भी कोई भी आपका रामसर साइट नहीं है ना, झारखंड हो गया, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, झारखंड हो गया। ठीक है, और अगर देख लें और भी राज्य हैं, और बता देता हूँ, सारे याद करो। तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया आपका, यहाँ भी कोई रामसर साइट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अरुणाचल भी है, मेघालय है, अरुणाचल, मेघालय। ठीक है, तो इन राज्यों में कोई भी रामसर साइट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इसको क्रोनोलॉजी में, मतलब कालानुक्रम में सेट करना है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 को। साइमन कमीशन की भारत यात्रा दोस्तों कब आई? साइमन कमीशन की भारत यात्रा ये आई 1928 को। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुई थी दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती ये हुई थी 1925 को। दांडी मार्च दोस्तों कब आया? दांडी मार्च मतलब कब हुआ? तो पता होगा आपको, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, 12 मार्च 1930 से, ठीक है, अप्रैल तक चलेगा, 1930 तक। तो दोस्तों इसको क्रोनोलॉजी में अगर सेट करें तो बिल्कुल सही बैठेगा कि आपका 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? दोस्तों देखिए, समझ लो आप पेपर दे रहे हो, ऐसे एकदम चिपक के बैठो, फोन डालो अपना साइलेंट मोड पे, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ पेपर जब सॉल्व करो ना, तो सिर्फ पेपर सॉल्व होगा, बाकी कोई बकैती नहीं, सिर्फ पेपर पे ध्यान रखो और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व पे फोकस होना चाहिए आपका। चलिए तभी दोस्तों अब एग्ज़ाम देख लो, बहुत करीब है, 11 फेब को एग्ज़ाम है, फिर से याद कर लो, आने ही वाली है डेट बहुत करीब, तो इसलिए अपनी तैयारी पे फोकस करिए अच्छे से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित कह रहे हैं? नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता लो कौन सा नहीं सुमेलित है। कोलिक मतलब पहले ही है क्या? प्राचीन काल में प्रचलित प्रमुख शब्द। कोलिक को क्या वीवर मतलब बुनकर जो था उसको कोलिक कहा जाता था क्या? तो कोलिक को दोस्तों बुनकर कहते थे प्राचीन काल में, बिल्कुल सही है। कौशे को क्या कुम्हार कहते थे क्या? कौशे को कुम्हार? तो दोस्तों कौशे को कुम्हार नहीं कहते थे, कौशे को कहा जाता था रेशमी वस्त्र। किसको कहा जाता था? जो आपका रेशमी वस्त्र होता है, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा रेशमी वस्त्र। क्या हो जाएगा? रेशमी
वस्त्र, ठीक है। ये आपका रेशमी वस्त्र को कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। रेशमी वस्त्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिल्क क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा? सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है। ये उसको कहते थे दोस्तों। चलिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों सही है। गृहपति धनी किसान, है ना। चलिए 39 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश में कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर, ये एकदम कंठस्थ रखो, एग्जाम में यही आएगा एज इट इज 14,817.89, 14,817.89, 14,817.89, 4 बार बोलो 14,817.89, ठीक। ये उत्तर प्रदेश का क्या है? वन आवरण है। वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये है 6.15%, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वन आवरणों में भी 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है तीनों स्टेटमेंट इसकी एकदम सही हैं दोस्तों। और ये रिपोर्ट एकदम याद कर लो, ताज़ा खबर है ये, है ना, एकदम याद होनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 40। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसको कहा जाता है बंगाल के मुस्लिम रेनेसा के प्रति? तो ये कहा जाता है अब्दुल लतीफ़ को। किसको कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को ये चीज़ कही जाती है कि फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा ऑफ बंगाल अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि 1863 के दौरान कोलकाता में इन्होंने काफ़ी जो मुस्लिम में कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए काम करा था, ठीक है। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट फिर से पूछ रहा है 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, भदोही में। कहाँ पे? भदोही में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछ ले दोस्तों कहाँ पे, तो सोनभद्र में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्या कह रहा है 42 में पूछ रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना अभियान शुरू नहीं की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नहीं शुरू किया गया था, ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रिकॉल करो, कब होगा? 1997 से 2002 तक, ठीक है। ये आपकी चलेगी 9th 5 ईयर प्लान। अन्नपूर्णा योजना ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी आपकी 2000 या 2001 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वराज योजना ये भी आपकी ऐसे ही आई थी 1999 से 2000 के बीच में, ठीक है। 1999 से 2000 के बीच में ये भी आई थी। सर्व शिक्षा अभियान ये भी दोस्तों कब आया था दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में। तो मतलब ये कहने का मतलब है ये तीनों ही सही हो जाएंगी, ये तीनों ही सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कौन सा इनमें से सही सुमेलित है, मतलब वही मैचिंग करनी है, सही मिलान करना हमको, ठीक है। मान्यखेत नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मान्यखेत नगर की, तो मान्यखेत नगर की स्थापना की थी अमोघ वर्ष ने। किसने करी थी दोस्तों मान्यखेत की? अमोघ वर्ष ने। वतापी की किसने करी थी दोस्तों? तो पता होगा आपको, पुलकेशिन फर्स्ट। कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। प्राची नगर की स्थापना दोस्तों करी थी खारवेल ने। प्राची नगर की खारवेल ने करी थी। और पाटलिपुत्र ये तो बचपन से सबको पता होगा, उदयन। अगर आपको ये भी पता हो पाटलिपुत्र का उदयन, तो देखो डी में 4 कहाँ पे, सिर्फ 1 में ना, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि पाटलिपुत्र उदयन ये तो यार बचपन से पढ़ रहे हो, ये सबको ही पता होगा कि पाटलिपुत्र ने उदयन बनाया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के घनत्व के आधार पर उनके अवरोही क्रम में चयन करना है। अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, कि बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है, इसमें सेट करना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, आसान है, कुछ नहीं है। मध्यम सघन वन, अति सघन वन या खुले वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट, क्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में दोस्तों? तो देखो उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है सबसे ज़्यादा है खुले वन। सबसे ज़्यादा क्या है? खुले वन। फिर है मध्यम सघन वन, फिर है अति सघन वन। कहने का मतलब है ओपन फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट की मात्रा सबसे कम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। वी.डी. सावरकर द्वारा या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? तो दोस्तों ये मुंह से अपने आप ही निकल आते हैं, तो आपको पता होगा वी.डी. सावरकर ने कहा था, है ना। वी.डी. सावरकर दी। इतनी बार स्टेटमेंट इसकी पढ़ी हुई है कि रट गई है ना। 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था दोस्तों? वी.डी. सावरकर ने, है ना, कि प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल था।
इनका ये मानना था, ठीक है। तो इसमें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 46। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है COP26 में भारत की घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ही स्टेटमेंट है वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना है। मतलब इंडिया की जो नॉन फ्यूजिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो ये दोस्तों पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2030 का ही ये गोल रखा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। अक्षय ऊर्जा मतलब होता है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब समझते हो, जैसे सूर्य एनर्जी, मतलब सूर्य कह रहा हूँ, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, या सौर ऊर्जा, पानी से जो जनरेट होती है ना, मतलब जो प्रकृति के द्वारा करते हैं, जो हमें वापस मिलती है, तो उसी से करेंगे। मतलब कोल ओल न्यूक्लियर ये सब कम कर देंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अरे ये कितनी बदतमीजी की बात कर दी, ऐसा नहीं है। 2050 नहीं रखी दोस्तों, हमने ये रखा है लक्ष्य 2070 रखा है। कितना रखा है? 2070 रखा है, ठीक है। तो ये गलत है, कहने का मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। महाजनपदों और उनकी राजधानियों से संबंधित को निम्नलिखित मिलान करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। सूरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों? सूरसेन की तो पता होगा आपको, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। कुरु दोस्तों, कुरु की क्या थी? कुरु की दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अवंती माहिष्मते, जय माहिष्मती, बाहुबली वाला। अवंती की क्या थी दोस्तों? माहिष्मती थी। और बच गया आपका अश्माक। अश्माक की हो गई पोतन। क्या हो गई? पोतन, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। फिर से मैच करा देता हूँ। सौरसेन की मथुरा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अवंती की माहिष्मती, अश्माक की पोतन, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा। 48 देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में केवल किस राज्य के मैंग्रोव में कमी दर्ज की गई है, ठीक है। किस में कमी दर्ज करी गई है दोस्तों? ऐसा कौन सा राज्य है? तो दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो 2019 के आकलन की तुलना में देखें ना, तो गुजरात में दोस्तों, कहाँ पे? गुजरात में, यहाँ पे कमी दर्ज की गई है गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। राजवंश और उसके संस्थापक, राजवंश और उसके संस्थापक, ठीक है। काकत्या, कौन सा? काकत्या। इसको दोस्तों किसने संस्थापित करा था? रुद्र प्रथम ने। तो बिल्कुल दोस्तों ये सही है, रुद्र प्रथम ने इसको स्थापित करी थी, काकत्या डायनेस्टी। उत्पल राजवंश दोस्तों किसने करा था? उत्पल राजवंश दोस्तों अवंती वर्मन ने करा था। किसने करा था? अवंती वर्मन ने। होयशाला की दोस्तों स्थापना करी थी, होयशाला किंगडम की, आपके विष्णुवर्धन ने। किसने करी थी? विष्णुवर्धन ने, ठीक है। और पल्लव की करी थी दोस्तों सिंह वर्मा ने। पल्लव की किसने करी थी? सिंह वर्मा ने, ठीक। तो ये सही होगा। इनमें से तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, बाकी मैंने आपको सही वाला मैच कर दिया है कि भैया उत्पल की किसने करी? अवंती वर्मन। होयशाला की किसने करी? विष्णुवर्धन। पल्लव की किसने करी? आपकी सिंह वर्मा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में मौजूद है। क्या ये विकल्प सही है दोस्तों? इनकी बात जो है वो सही है। तो बिल्कुल दोस्तों सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज भी और आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज भी, ठीक है। तो ये दोनों सही है। दूसरी स्टेटमेंट, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम खुले वनों वाला जिला भदोही है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों सही। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्या कह रहा है दोस्तों? 51 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। उपनाम है, मतलब सरनेम है या टाइटल है, और कंसर्न पर्सन है। कौन सा उपाधि किस व्यक्ति को मिली है दोस्तों, ठीक है, ये बताना है। जैसे पहली है आदि वराह। आदि वराह, क्या ये मिहिर भोज को मिली थी? जो मिहिर भोज, भोज किंगडम से जो थे, तो बिल्कुल ये मिहिर भोज को मिली थी आदि वराह। आदि वराह मिहिर भोज, आदि वराह मिहिर भोज। जनेन्द्र दोस्तों, जनेन्द्र टाइटल ये किसको मिला था? यशोधर्मन को। तो ये भी सही है, जनेन्द्र यशोधर्मन बिल्कुल सही है। नरेंद्र गुप्त दोस्तों, नरेंद्र गुप्त ये किसको मिला था? शशांक को। नरेंद्र गुप्त शशांक को, ये भी सही है। धर्म महाराज, धर्म महाराज ये किसको मिला था दोस्तों?
प्रवरसेन प्रथम को दोस्तों, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो सारे ही सही है ना, नो वन इज करेक्ट है ना, यानी ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये चारों ही करेक्ट है। 52 नंबर देख लेते हैं, 52 क्या कह रहा है दोस्तों। 52 में कह रहा है नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। ये नवीनतम खनिज डाटा 2023 है, गलत विकल्प बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। जी हाँ, दूसरा है, और दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक भारत ही है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही हो जाएगी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सामान्य नमक उत्पादक देश है। तीसरा सबसे बड़ा सामान्य नमक उत्पादक, मतलब दूसरा सीमेंट में है, तीसरा नमक में है, तो ये भी सही। भारत में तांबा अयस्क, भारत में तांबा अयस्क या यूँ कहें तो कॉपर रिजर्व के भंडारण सबसे ज़्यादा राजस्थान में है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह। ठीक है, नंबर देखते हैं अब हम लोग 53 क्या कह रहा है दोस्तों। पुरातात्विक स्थल और संबंधित नदी। ठीक है, कौन सा पुरातात्विक स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट इस नदी के पास मिलेगी। ठीक है, तो आराम से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कायथा, जो कायथा जगह थी, ये कौन सी नदी के किनारे थी, ये काली सिंध नदी के किनारे थी, बिल्कुल सही है। कायथा जो है वो काली सिंध नदी के किनारे ये पड़ेगी आपकी। मांडा दोस्तों, है ना, मांडा जगह तो सुना ही होगा आपने, मांडा ये कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों। मांडा चेनाब नदी के किनारे, मांडा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे। उरियूर दोस्तों, उरियूर कहाँ पड़ेगी, उरियूर दोस्तों कावेरी नदी के किनारे। और बैगौर दोस्तों ये आपकी कोठरी नदी या कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, बैगौर कहाँ हो जाएगा, कोठारी नदी के किनारे, यानी इसका ऑप्शन 1 3 2 4 बिल्कुल सही। ठीक है, इंग्लिश में भी मैच करवा देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। कायथा काली सिंध, मांडा दोस्तों चेनाब हो जाएगा, उरियूर कावेरी हो गया, और बैगौर कोठारी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 54। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना है, चोल साम्राज्य के उससे। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय थे, या फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर इज विजयालय, है ना, तो ये दोस्तों सही है, चोल एम्पायर की स्थापना विजयालय ने की थी। दूसरा, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा राजा राज फर्स्ट थे। हाँ हाँ सही, राजा राज फर्स्ट ही थे। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा राज प्रथम थे, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राजा राज वन इज द रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। ठीक है, लास्ट, चोला साम्राज्य का अंतिम संस्थापक राजेंद्र द्वितीय थे, राजेंद्र तृतीय थे, तो द लास्ट फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर वॉज राजेंद्र थर्ड, तो ये भी सही है दोस्तों। इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों, ये ज़रूर चेक करते जाइए, है ना, इसमें किसी तरह की मिसप्रिंट मत करिए, गलती। ठीक है, क्योंकि नंबर कितने आ रहे ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, कौन सा गलत है, ये है मिनरल, ये है फर्स्ट इन प्रोडक्शन। ठीक है, हीरे में दोस्तों कौन पहले पे है, हीरे में, तो हीरे में दोस्तों पता होगा आपको, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जो है, पन्ना नंबर 1 पे आता है। स्वर्ण में दोस्तों कर्नाटक, स्वर्ण में कर्नाटक, ये भी सही है दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड KGF। ग्रेफाइट में दोस्तों उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ग्रेफाइट में उड़ीसा है। ठीक है, ग्रेफाइट में कौन है, उड़ीसा है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश नहीं है। लाइमस्टोन में राजस्थान भी बिल्कुल सही है, तो कहने का मतलब है 1 मतलब A B D सही है, C गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 क्या कह रहा है, 56 में कह रहे हैं स्कंद गुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्त नॉट सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये कहाँ पे है दोस्तों, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है, गाजीपुर में। कहाँ है, गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा आता है आपका कौहौम स्तंभ अभिलेख, कौहौम स्तंभ अभिलेख ये कहाँ पे है, तो ये बाबा जी के प्रदेश में है, गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख ये दोस्तों कहाँ है, ये आपका बुलंदशहर में, और ये भी यूपी में ही है, बुलंदशहर, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही, मतलब कहने का तीनों ही यूपी में है।
सूपिया ये दोस्तों नहीं है, ये आपका रीवा में है। और रीवा कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है? रीवा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सूपिया जो इंस्क्रिप्शन है ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, बाकी सारे यहीं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका कौन सा गलत हो गया? आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है दोस्तों? ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो दोस्तों ये बहुत आसान है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कौन सी? कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया है, तो इसका हो गया सी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ठीक है, 58 देख लेते हैं। 58 क्या कह रहा है? 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मगिरी नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड ब्रह्मगिरी? ठीक है, तो ये किसने करा? चलो देखते हैं। काशीनाथ नारायण दीक्षित, यज्ञदत्त शर्मा, जीन फ्रांकोइस जेरिस या मॉर्टिमर व्हीलर? ठीक है, तो दोस्तों देखिए ब्रह्मगिरी जो है इसका उत्खनन करा था व्हीलर ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 59 में कह रहा है संविधान के भागों से संबंधित निम्नलिखित में से सही मिलान करना। ठीक है, कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, मैचिंग करनी है। तो पार्ट 8 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? पार्ट 8 में तो दोस्तों पार्ट 8 डील करता है संघ राज्य क्षेत्र से, या यूँ कहें इंग्लिश में तो यूनियन टेरिटरी से। पार्ट 9 बचपन से सुनते आ रहे हो, पंचायत। पार्ट 9 पंचायत हो गया। पार्ट 9 है नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज। और पार्ट 15 बेहद इंपॉर्टेंट इस बार भी, क्योंकि चुनाव है तो इलेक्शन के बारे में पूछता रहता है। आर्टिकल भी याद रख लो, 324 इलेक्शन कमीशन से डील करता है। ठीक है, कौन सा? 324। ठीक है, तो इसको भी याद रखो। तो यानी इसके हिसाब से सही मैचिंग क्या हो गई? तो वो हो गई दोस्तों डी हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 क्या कह रहा है? कह रहा है सियार उल क्या है मुताक खोरन क्या नाम रहते हैं एक सियार उल मुताक खेरिन, सियार उल मुताक खेरिन एक विशाल ऐतिहासिक कृति है। सियार उल मुताक खेरिन एक विशाल ऐतिहासिक कृति है जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? अब इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ लेगा तो योगी जी बर्खास्त कर देंगे आधे को तो लगता है। चलिए तो खैर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों लिखी है किसने? सैयद गुलाम हुसैन तबताबाई। सैयद गुलाम हुसैन तबताबाई, सैयद गुलाम हुसैन तबताबाई ने लिखी। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं? 61 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजकीय भाषा घोषित किया गया था। यूपी में जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है उसको अक्टूबर 1947 में राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है पहला तो। दूसरा, राजकीय भाषा हिंदी का प्रयोग राज्य के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये दोनों, यूपी की दृष्टि से पूछ लेगा हिंदी को कब करा गया उत्तर प्रदेश में ऑफिस में, तो ये 26 जनवरी 1968। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत सही हैं, इंपॉर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है यूपी की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए इसको याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। फसलें और उत्पादन में प्रथम। ठीक है, सुपारी में कौन नंबर 1 पे दोस्तों? सत्तू सुपारी। सुपारी में कौन एक नंबर है दोस्तों? कर्नाटक है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है वो पहचानना था। बैंगन में पश्चिम बंगाल है क्या? बैंगन में पश्चिम बंगाल भी बिल्कुल सही है दोस्तों। काजू में दोस्तों आंध्र प्रदेश है क्या? काजू में आंध्र प्रदेश, तो ये पता होगा आपको, नहीं ये गलत है। काजू में हमारा महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। और चने में दोस्तों हमेशा की तरह मध्य प्रदेश भी नंबर 1 पे है फिर से। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 63 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 63 नंबर कह रहा है सरफुद्दीन यामा मेनरी निम्नलिखित में से किस सिलसिले के प्रचारक थे? सरफुद्दीन याहा मनेरी वॉज दी प्रीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिलसिला? ठीक है, चले बताइए दोस्तों किसके सिलसिले के प्रभारी थे, मतलब प्रचारक थे? तो दोस्तों ये जो थे ये थे आपके फिरदौसी। किसके? फिरदौसी सिलसिले के। किसके? फिरदौसी सिलसिले के। ठीक है, चलिए ये कल्चर में पूछ सकता था आपसे क्वेश्चन। 64 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
कजरी महोत्सव मिर्जापुर में लगता है क्या? कजरी महोत्सव मिर्जापुर में लगता है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। रामनवमी मेला अयोध्या में नहीं मनाया जाएगा तो कहाँ मनाया जाएगा? बिल्कुल सही है। कल्की महोत्सव दोस्तों, कल्की फेस्टिवल श्रावस्ती में, ये तो गलत है। कल्की फेस्टिवल श्रावस्ती में नहीं, संभल में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? संभल में मनाया जाता है ये दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? संभल में, ठीक है। राम बारात मेला आगरा में, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो सी गलत है, यहाँ संभल होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? इंग्लिश में अगर बोले तो संभल होना चाहिए था, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 65 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा? राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना आगरा में हुई थी। राधा वल्लभी संप्रदाय बिल्कुल सही है दोस्तों, आगरा में हुई थी। नारायणी संप्रदाय की स्थापना गुजरात में हुई थी क्या? नारायणी संप्रदाय, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रणामी संप्रदाय की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी। प्रणामी संप्रदाय, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसके तीनों ही सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना 2015 में हुई थी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिल्कुल दोस्तों ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ऐसे ही याद रखो, डेट पूछेगा ही, 1974। राज्य पर्यटन निदेशालय, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये सारे ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। 67 देखते हैं। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, कौन सी? राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, ये बताइए। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना कौन से 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों? ये तो बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये फेमस है भैया, ये योजना काफ़ी फेमस थी, है ना। 2005 के दौरान आई थी। अब बता दो अगर याद आ गया। 2005 में ये आई थी। तो कौन सा पंचवर्षीय प्लान हुआ? पंचवर्षीय प्लान हो गया आपका 10वां। क्यों 10वां? क्योंकि 2002 से 2007 तक 10th 5 ईयर प्लान लगा था। कौन सा? 10th 5 ईयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संत की जन्मस्थली भारत में नहीं है? द बर्थ प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट इज नॉट इन इंडिया? गुरु गोविंद सिंह, नानक, या आपका दादू दयाल है, सॉरी दादू दयाल, माफ़ कीजिएगा, दादू दयाल, बहुत सारे दा हैं, और आपका ज्ञानेश्वर, ठीक है। किसका यहाँ पे नहीं है दोस्तों जन्मस्थली? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी की पटना में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की पटना में हुई थी। नानक जी की दोस्तों कहाँ हुई थी? ये आपको पता होगा, पाकिस्तान में इस टाइम, है ना, पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा पंजाब का, तो ये नहीं हुई भारत में। बाकी दादू दयाल ये भी भारत में हुए, ज्ञानेश्वर भी भारत में हुए, ठीक है। नानक जी की नहीं हुई थी, पता होगा आपको। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। शहतूत जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटका। शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटका है। मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो मलबरी सिल्क है वो कर्नाटक है क्या? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। एक जो टाइप ऑफ रेशम है ये दोस्तों, तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, ये भी बिल्कुल सही है। इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक असम है, ये भी बिल्कुल सही है। मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है मेघालय है, नहीं, इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक असम ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, टाइप ऑफ सिल्क और उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ सकता है, तो एकदम याद रखना, ठीक है। अगर मलबरी सिल्क पूछे तो कर्नाटक, और आपका तासार सिल्क पूछे तो झारखंड, इरी सिल्क असम, और मूंगा सिल्क असम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात कर रहा है, कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं? तो देखो दोस्तों, कावेरी कहाँ कहाँ से बहेगी वो सब इसमें आ जाएंगे। कर्नाटक में बहती है, बिल्कुल वहीं से निकलती है, महाबलेश्वर से, ठीक है। दूसरा आंध्र प्रदेश से दोस्तों, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, नहीं, आंध्र प्रदेश से ही संबंधित नहीं होगी क्योंकि आंध्र प्रदेश में नहीं जाएगी। केरल इसमें शामिल है, बिल्कुल है। तमिलनाडु शामिल है, बिल्कुल है। एक और शामिल था दोस्तों, पुडुचेरी। क्या शामिल था? पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एक पुडुचेरी, ये है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका सी दोस्तों, ठीक है। कौन सा हो गया? सी, बस दूसरा नहीं होगा इसमें।
कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो अगर टाइम पीरियड याद होगा तो आराम से जोड़ लोगे दोस्तों। चलो निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1336 से 1485 रहा है। 1336 से 1485। संगम राजवंश का क्या रहा है दोस्तों? 1336 से 1485। सालू राजवंश का दोस्तों या सालू डायनेस्टी 1485 से ये रहेगा आपका 1504। 1485 से 1504, ठीक है, 1485 से 1504। तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश 1505 से 1570। क्रोनोलॉजी याद रखिए आप, ठीक है। और फिर अरावीडू राजवंश 1570 से 1652 हो जाएगा, ठीक है, 1652। तो आप देख सकते हो दोस्तों 1336 से 1485 सबसे लंबे समय तक राज करने वाला संगम डायनेस्टी। ये कौन है दोस्तों? संगम डायनेस्टी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड याद रखो सबके, ठीक है, पूछ सकता है। 72 देख लेते हैं। 72 में क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक। कृष्णदेव राय ने नागलपुर का निर्माण कराया था, ये अभी ऊपर देखा हमने, नागलपुर वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही है। नागलपुर हैड बीन बिल्ट बाय कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही। देवगिरी को कुबुत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया था दोस्तों। देवगिरी को कुबुत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है इसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 73 दोस्तों। क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह घोषित किया गया है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए? अरे बहुत ज़्यादा आसान है ये। तो ये है दोस्तों कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 है, ये तो याद होगा आपको। ऐड कब किया गया अगर पूछ ले दोस्तों, ये बताओ, ये पूछ सकता है। इस टाइम अमेंडमेंट बहुत आ रहे हैं पेपर में रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो टेस्ट लगाने से यही है, रिवीजन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड हुआ था और ये आर्टिकल भी ऐड हुआ था, ठीक है। चलो 74 नंबर देख लेते हैं। बहमानी राज के एक उत्तराधिकारी राज्य बीजापुर को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था दोस्तों, ठीक है। किसका शासन चल रहा था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तब दोस्तों देखिए जब मिलाया गया था, औरंगजेब का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? औरंगजेब का, 1686 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर इसी में पूछ लेता आपसे बीजापुर की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था बीजापुर का? तो यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। बीजापुर की स्थापना भी पूछ लेता है, एग्जाम में आ चुकी है। तो यूसुफ, क्या नाम लिखोगे? यूसुफ आदिल, ठीक है, शाह। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना करी थी, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह ने स्थापना करी थी बीजापुर की, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लूलाल और सदल मिश्रा ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम लल्लूलाल और सदल मिश्रा ने किसका प्रयोग करा था? तो ये करा था खड़ी बोली का। किसका करा था दोस्तों? खड़ी बोली का, ठीक है, खड़ी बोली का, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसे 22 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज। तो इसको तो दोस्तों कितनी बार मैं बता चुका हूँ, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, पहली चीज़। नेशनल एंथम की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय गान हम लोगों ने कब लिया था, ये भी बता चुका आपको, 24 जनवरी 1950 को लिया था हमने इसको, 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत भी हमने 24 जनवरी 1950 को लिया, और अपना राष्ट्रपति जो है हमने, अपना प्रेसिडेंट, वो भी हमने इसी दिन चुना था, है ना, 24 जनवरी 1950। यानी इनमें से तो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 देख लेते हैं। 77 क्या कह रहा है? 77 कह रहा है प्रसिद्ध ख्याल गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भीमसेन जोशी, तो ये कल्चर का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका है? कल्चर का। तो दोस्तों देखिए भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से हैं। किससे हैं? किराना घराने से। किससे हैं? किराना घराने से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पर अगर ये पूछ ले लखनऊ घराने से कौन है, तब क्या करते? काफ़ी फेमस लच्छू महाराज का नाम सुना होगा आपने,
है ना। लच्छू महाराज का नाम सुना होगा, लच्छू महाराज, जो कि बहुत फेमस कथक के डांसर भी हैं ना, लच्छू महाराज। ये लखनऊ घराने से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपका बनारस घराना पूछ ले तो बिस्मिल्लाह खान ध्यान होगा आपका, बिस्मिल्लाह खान है ना, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये दो नाम काफ़ी पूछता है, एक लच्छू महाराज और ये भीमसेन जोशी, ठीक है। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये दोस्तों पेट क्वेश्चन है, कितनी बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कौन से एक्ट से किया गया था? तो दोस्तों ये करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि इनमें से कोई नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविंसेस से कौन से प्रोविजंस थे जिसमें डायरकी जो थी वो हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन द सेंटर बाय एबोलिशिंग डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो जब भी पूछे एक चीज़ ध्यान रखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये है आपकी प्रोविंस यानी प्रांत, और ये है सेंटर, मतलब आपका हो गया केंद्र, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ है, ये छोटा है या ये छोटा है, भाई प्रोविंस छोटी होती ना। कोई भी नई चीज़ का इम्प्लीमेंट जो ट्रायल है वो छोटे लेवल पे करते हैं। तो पहले जो डायरकी थी, डायरकी यानी द्वैध शासन, इसका ट्रायल करा गया प्रोविंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। कई बार ये पूछा गया दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको, 1919 से। और फिर इसको यहाँ से हटा के केंद्र में लाया गया 1935 में, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो जाओ खेलो कूदो, ख़त्म करो इसको, ठीक है। तो ये याद रखो, ये वाला जो होगा 1935 हो जाएगा। चलो 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये मैं अभी साइंस में भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि कौन से विटामिन ऐसे हैं भैया जो जल में घुलनशील होते हैं। तो ऐसे देखो, पानी में घुलने वाले वाटर सल्यूबल टोटल जो है 9 विटामिन होते हैं। कितने होते हैं? 9 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। 9 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों फोलेट, थायमाइन, राइबोफ्लेविन, ये सब जल में घुलते हैं। इसका तो नन ऑफ दीस हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, मैं ये भी बता दूं क्या कि वो 9 विटामिन है कौन से। तो देखो दोस्तों, विटामिन बी सबसे पहला, विटामिन बी याद रखो, ठीक है। दूसरा विटामिन B1 याद रखो। तीसरे की बात करें तो विटामिन B2, ये भी पानी में घुल जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका B3, यानी B1 B2 B3 लाइन से लगातार चलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका B5, कौन आता है? B5, ये भी जल में घुल जाता है। फिर आता है आपका बायोटीन जिसको बोलते हो, B7, ठीक है। फिर आता है आपका पायरोडॉक्सिन यानी B6, ठीक है। उसके बाद आपका B12, ये भी जल में घुल जाता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन सी, ये जल में घुलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब बताओ इनमें से कौन ऐसा है जिसको भैया बिजली दी, करंट दिया और वो क्या करने लगा? गर्म होके जलने लग गया। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको बताना भी पड़े तो बेइज्जती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हीटर है ना। जैसे ही उसको बिजली देते हो गर्म हो जाता है कि नहीं, है ना। लाइट थोड़ी देता है, क्या देता है? गर्माहट देता है, ठीक है। चलो 81 नंबर देखते हैं दोस्तों। 81 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है दोस्तों। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एक नंबर बात है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव थे, ये सही है। SN मुखर्जी संविधान सभा के सचिव थे दोस्तों। SN मुखर्जी संविधान सभा के सचिव थे, तो ये गलत है दोस्तों। ये SN मुखर्जी नहीं थे। ये कौन था आपके? ये थे HVR अयंगर, HVR अयंगर, ठीक है। ये सेक्रेटरी थे, मतलब संविधान सभा के जो सचिव थे ये कौन थे? HVR अयंगर। हिंदी में लिख दूँ अगर तो अयंगर ऐसे लिख लोगे, ये तो पता होगा ना, अयंगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब इसका सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। 82 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है दोस्तों। चलिए कर देते हैं, वही वापस से मिनरल्स को ही सेट करना, विटामिन को ही कर देते हैं, बिल्कुल। नियासिन, इसको कौन सा विटामिन बोला जाता है दोस्तों? नियासिन को। तो दोस्तों नियासिन जो होता है ये विटामिन B3 का नाम है, बिल्कुल सही है। अब ये आप बताओ क्या ये जल में घुल जाएगा? बिल्कुल घुल जाएगा, अभी बताया था ना, घुल जाएगा।
बायोटिन दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया बायोटिन किसको बोला जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं दोस्तों। पायरोडॉक्सिन दोस्तों किसको बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन ये दोस्तों होता है आपका विटामिन B6। और कोबलामाइन होता है दोस्तों विटामिन B12, कोबलामाइन विटामिन B12, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश में अगर कहें तो नियासिन क्या हो गया दोस्तों, B3, बायोटिन B7, पायरोडॉक्सिन B6, कोबलामाइन B12। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन सी है। 82 में कितने सही हुए मेरी माँ, ये जरूर देखिए। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखते हैं दोस्तों। 82 नंबर नहीं, 83 हो गया, सॉरी 83 नंबर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। क्या करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। अमेरिकी संविधान से क्या हमने फंडामेंटल राइट लिया है, तो बिल्कुल सही है ये। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, 1 नंबर बात, बिल्कुल सही। रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है, बिल्कुल सही बात है ये, रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है। तो यानी इसमें तो कोई भी गलत नहीं है भैया, ये तो सारी बात सही है, ये तो सारी बात सही निकल रही, कोई दिक्कत नहीं। 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है दोस्तों, तो दोस्तों पानी, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच या हीरा। तो दोस्तों देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का, किसका, वाटर का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता चला ना आपको क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, जैसे मान लो ये हवा है, ठीक है, और ये पानी है, ये क्या है, पानी है। अब मैं पानी से, हवा से पानी में अगर अपनी कोई डंडी डाल दूं तो आप देखोगे ऐसे टिल्ट हो जाती है ना, थोड़ा दूर हो जाती है, क्यों, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम डेंसर हो जाना। अब पानी ज़्यादा घनत्व वाला है, मतलब क्लोज पार्टिकल है, या हवा में तो पानी में ज़्यादा है ना, तो इसीलिए ग्लास में और ज़्यादा क्लोज होंगे, फिर ग्लास में और होंगे, डायमंड में तो सबसे ही ज़्यादा भैया क्लोज हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे असर क्या पड़ेगा लाइट रे में। तो कुल मिला के इतना समझो, जैसे मैं बोल दूँ तेल या ऑयल, ठीक है, और पानी, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तेल गाढ़ा है ना, तेल का हो गया। पेट्रोल और पानी में किसका ज़्यादा, पानी, वो पेट्रोल का हो गया है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पानी का सबसे कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट द स्टेट लिस्ट, नॉट इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, कौन सा नहीं होगा स्टेट लिस्ट में, ये बताना है। लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, शिक्षा, कृषि या आपका स्वास्थ्य। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो दोस्तों देखिए एजुकेशन जो है ये आपको अगर पता हो तो ये किस में आती है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और हिंदी में इसको कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, बाकी लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर ये तो राज्य सूची में आता ही है दोस्तों। एग्रीकल्चर भी राज्य का है, हेल्थ भी राज्य का है। ठीक है, चलिए 86 नंबर। सूर्य का लाल रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस रंग के प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है दोस्तों। द रेड कलर ऑफ सन अपीयर्स एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू मिनिमल स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ विच कलर। बहुत आसान है दोस्तों, किस कलर के कारण ये होता है दोस्तों, लाल रंग। ये होता है दोस्तों सूर्योदय, और जब आप देखते हो ना सन जब राइज होता है और सन जब डूबता है तो ये लाल कलर का ही प्रकीर्णन करता है। क्यों, क्योंकि ये लाल कलर का ही स्कैटरिंग हो रही है ना, तो इसीलिए तो हमें लाल दिखेगी है ना। अब जैसे एक चीज़ समझो, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। आसमान हमें नीला दिखता है, ऐसे आसमान है काला, क्यों, क्योंकि जो हमारे ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सन से जो रे आती है, सन से जो रे आती है, ये उतने ही पार्टिकल का, जितनी रे की रेडियस है उसी का ही स्कैटरिंग करते हैं जितनी बड़ी इनकी रेडियस है। तो ये नीले की करते हैं इसलिए हमें नीला दिखता है, और सन रे सनसेट के टाइम हमें लाल दिखता है क्योंकि वो लाल कलर की स्कैटरिंग करता है। सारा खेल किसका है, स्कैटरिंग का यानी प्रकीर्णन का। ठीक है, तो लाल रंग का करते हैं इसलिए हमें लाल दिखता है। ये तीनों गलत हो जाएंगे। 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार आ सकता है। 9 डिग्री चैनल आ सकता है इस बार, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है। जैसे मान लो मिनिकॉय आइलैंड है,
ये लक्षद्वीप है, तो यहाँ से बचेगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और फिर जो मालदीव और मिनिकॉय है, ये मान लो मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने मिनिकॉय आइलैंड, और ये लिख दिया आपका लक्षद्वीप, और यहाँ मैंने बनाया मालदीव, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो आइलैंड पड़ेगा वो है 9 डिग्री। कौन सा है? 9 डिग्री। और जो आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है वो है आपका 8 डिग्री। कौन सा? 8 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये मालदीव और निकोबार नहीं है, मालदीव और क्या है? मिनिकॉय है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। एक चीज़ और याद रख लो, अंडमान और निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका गलत हो गया। कौन सा? ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 88 कह रहा है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित नेवरा घाटी को 1986 में डैश घोषित किया गया था। मतलब क्या घोषित किया गया था नेवरा घाटी को? तो नेवरा घाटी को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के, इसको एक नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1986 में। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है, पहली बात। दूसरा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। तो ये दोस्तों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ये सही भी हैं, यानी इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, सब्जी वाला वाराणसी, चावल का कटक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 90 देख लेते हैं। 90 नंबर में क्या कह रहा है? 90 में कह रहा है, निम्नलिखित से कौन सा राज्य विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब विंध्याचल रेंजेस के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, जो आपने पढ़ा होगा ना, विंध्याचल रेंज जो ये मध्य प्रदेश के पास है, और फिर सतपुरा रेंज है ना, विंध्याचल और सतपुरा के बीच नर्मदा बहती है। विंध्याचल आपकी कहाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो देखो, विंध्याचल रेंज आपकी पड़ेगी गुजरात में, पहली चीज़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में नहीं पड़ती है, पहले तो ये याद रखो। झारखंड में विंध्याचल रेंज नहीं पड़ेगी, छत्तीसगढ़ में पड़ी, यूपी और बिहार में भी थोड़ी सी पड़ जाती है, यूपी और बिहार में भी, ठीक है। तो विंध्याचल रेंज यहाँ तक फैलती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। 5 ही याद रखना। चलिए, क्वेश्चन 91 देखते हैं। तो 91 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मक्का मुख्यतः खारिफ की फसल है। मक्का जो है ये मुख्यतः खारिफ की फसल है, तो बिल्कुल ये बात सही है। मक्का तीनों फसल, मतलब मक्का जो है तीनों फसल ऋतुओं में, जैसे 3 होती हैं, खारिफ, राबी और जैद, तीनों में उगाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मक्के को आप कभी भी उगा सकते हो। कारण देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए नहीं, 21 से 27 के बीच में टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। पानी भी ठीक ठाक चाहिए होता है, बस 50 से 70 सेंटीमीटर, मतलब नहीं भी ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा। मक्का ब्राज़ील मूल का पौधा है, भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ये दोस्तों स्टेटमेंट बस यहाँ पे गलत है। मक्का ब्राज़ील मूल का नहीं है दोस्तों, अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का कहाँ का है? अमेरिका मूल का पौधा है, अमेरिकी मूल का, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी सही था। पुर्तगाली लाए थे, ये सही है। मक्के का उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका होना चाहिए था। चलिए, 92 देख लेते हैं। 92 में क्या कह रहे हैं? पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू द मेजर डेल्टा सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कॉस्ट प्लेन इज नॉट करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। महानदी डेल्टा ओडिशा में बनाती है, बिल्कुल सही है। गोदावरी डेल्टा कर्नाटक में नहीं बनता है, ये बचपन से पढ़ रहे हो आप ज्योग्राफी में, आंध्र प्रदेश में बनता है। कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश में बनता है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनता है, ये बिल्कुल सही है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में, ये भी सही है, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मतलब है ये वाला गलत हो जाएगा। 93 देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड बीन फॉर्म फॉर रिव्यू कमेटी ऑन रीजनल रूरल बैंक?
तो दोस्तों ये किस लिए मतलब किसकी अध्यक्षता में बना था, किस कमेटी? तो याद रखिएगा ML धंतवाला कमेटी, ML धंतवाला कमेटी के अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? गलत कौन सा है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, मेजर आयरन ओर एरिया ऑफ राजस्थान, ये चंद्रपुर है। ये क्या चंद्रपुर है दोस्तों? तो दोस्तों ये चंद्रपुर नहीं है, क्योंकि चंद्रपुर जो है ये आपने मेला पिक्चर देखी होगी। चंद्रपुर ये महाराष्ट्र का है। प्रमुख लौह अयस्क कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र का है दोस्तों। ठीक है, चंद्रपुर राजस्थान का नहीं, तो ये गलत हो गया। बाकी ये 3 स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बैतूल जिला। ओडिशा का बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है बालिंगर। क्या है? बालिंगर, बी से बालिंगर, बी से बॉक्साइट। ठीक है। झारखंड का प्रमुख अभ्रक या यूं कहें माइका प्रोड्यूसिंग एरिया, ये क्या है आपका? गिरिडीह। क्या है? गिरिडीह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट मिनरल्स की दृष्टि से। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम दिसंबर 2018 में बदल दिए गए थे। ठीक है, ये आ सकता है दोस्तों। आइलैंड देख रहे हो, इस टाइम हाहाकार मचा है, काफ़ी न्यूज़ में आइलैंड मोदी जी की वजह से, तो इसको पता होना चाहिए आपको। कौन से आइलैंड का नाम बदला गया और कौन से आइलैंड का क्या नाम हुआ ये देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से सही बताना है। रॉश द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया था। पहली बात, रॉश द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, तो याद रख लो, रॉश द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? तो रॉश द्वीप के नाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया रॉश द्वीप को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। नील द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया, नहीं, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। रॉश द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, रॉश द्वीप, सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है। तीसरा, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत मैच थे, ये सही है, यानी सिर्फ तीसरा सही मैच कर रहा है। और ये मैंने सही कर दिया, ये इसको आपको याद करना है। नील द्वीप, शहीद द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, हैवलॉक द्वीप को बोला गया स्वराज द्वीप। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। 96 देख लेते हैं अब दोस्तों, 96 नंबर। 96 कह रहा है लेटेस्ट मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का, क्या है ये? अलीराजपुर, हाँ ठीक है, अलीराजपुर जिला देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। भैया अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये बता दीजिए। तो दोस्तों अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब ये जिला देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला यानी लोवेस्ट लिटरेसी यहीं पे ही है दोस्तों। कहाँ पे? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों देखिए, मांडवी नदी जो है ये आपकी अरब सागर में गिरती है या अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी ये भी गिरती बंगाल की खाड़ी में, वैतरणी भी बंगाल की खाड़ी में और ब्राह्मणी भी बंगाल की खाड़ी में। मांडवी नहीं गिरती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। 98 क्या कह रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखा जाए राज्यों के हिसाब से मेघालय में हुई है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर यानी हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है दोस्तों, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में है दोस्तों, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल में है, ये भी सही है। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, 1 नंबर। अरे ये तो चारों ही सही हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, आपको डाटा भी चलिए मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये चारों सही है, याद रखिएगा, एग्जाम में मिल सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल चारों सही है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। 99 में कह रहा है ब्रिटानिया मेटल, कौन सा? ब्रिटानिया मेटल मिश्र धातु के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, जो ब्रिटानिया मेटल बनाया जाता है, कौन सा मेटल नहीं यूज़ करते हैं या कौन सा करते हैं? अगर आपको याद हो तो बता लोगे। तो ब्रिटानिया मेटल में देखो क्या क्या यूज़ होता है। एक तो इधर बताता हूँ, टिन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, अराउंड 90 से 93% यूज़ होता है टिन।
ठीक है। दूसरा अगर देखें एंटी मनी यूज़ होता है, बिल्कुल एंटी मनी हो जाएगा। ये अराउंड से 5% के आसपास यूज़ होता है एंटी मनी, 5%। तीसरी चीज़ यूज़ होती है आपकी कॉपर, 2% के आसपास, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टिन, एंटी मनी और तांबा, ये यूज़ किया जाता है ब्रिटानिया मेटल बनाने में, ठीक है। अब मैं आपको एक और पूछ रहा हूँ होमवर्क, चाहे तो अगर मन हो कमेंट में बता सकते हो, नहीं मन हो तो अपने मन में देख लो, कमेंट कर दोगे तो मैं पढ़ लूँगा, पता चल जाएगा। देखो, ब्रास और आपको पता होगा ब्रॉन्ज, ठीक है। ये किन दो मेटल से मिलके बनते हैं एलॉय, ज़रा याद हो तो प्लीज़ बताने का कष्ट करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया मैंने। कौन सी नदी झेलम नदी की सहायक नदी और पाकिस्तान में उसे नीलम नदी कहते हैं? तो दोस्तों ये है किशन गंगा नदी। कौन सी नदी है? किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं और ये झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये किशन गंगा नदी है। चलिए 101 देखते हैं। 100 हो गए दोस्तों, कितने सही हैं ये जरूर देखते जाइएगा। 100 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर टोमोग्राफी विषय कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे टेस्ट, बिल्कुल सही है। माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज तथा 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य होती है दोस्तों। माइक्रोवेव की 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य होती है। माइक्रोवेव की, ये याद रखिएगा, दोनों सही स्टेटमेंट है, यानी ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 100 जो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करना है दोस्तों, मैचिंग करनी है दोस्तों। साडनी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? साडनी जलप्रपात, या यूँ कहें तो साडनी वाटरफॉल कहाँ पे है? तो दोस्तों साडनी वाटरफॉल झारखंड हो जाएगा। चचाई जलप्रपात इस टाइप का ही आता है आरओ में। आरओ में बहुत ही खतरनाक ज्योग्राफी आती है दोस्तों, है ना। तो ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। चचाई जलप्रपात, चचाई मध्य प्रदेश। चूलिया जलप्रपात दोस्तों, कौन सा? चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चूलिया जलप्रपात। डुडूमा, कौन सा? डुडूमा वाटरफॉल, ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा, डुडूमा वाटरफॉल, ठीक है। तो यानी इसके हिसाब से सही मैच कर गया हमारा ए वाला, 3-1-2-4, ठीक है। 3-1-2-4 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। वही अभिकथन कारण बताना है, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में पानी भरते हो और उसको फ्रीजर में लगाओ तो वो बोतल टूट जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। क्यों टूट जाती है? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल ये भी दोस्तों सही है। इसीलिए कारण समझो, आपने साइंस में पढ़ा होगा एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब पानी जो होता है वो उल्टा व्यवहार करता है। कैसे? 2 मिनट दीजिए मैं समझाता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, आप गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड करेगी। क्या करेगी? एक्सपैंड मतलब बढ़ेगी। पर दोस्तों पानी के साथ जो है वो उल्टा होता है। मान लो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 से 4 डिग्री पे जब उसको आप गर्म करोगे ना, 0 से 4 जब होगा, वो 0 से 4, तो वो कंट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 4 से 0 करोगे ना तो वो क्या होने लगता है? एक्सपैंड होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। इसीलिए तो मछलियाँ देखोगे ना, मछलियाँ क्या होती हैं? ऊपर बर्फ़ जमी पर मछलियाँ नीचे तैरती रहती हैं, क्योंकि नीचे टेम्परेचर कम होता है, वो कंट्रैक्ट नहीं करता है। और यहाँ क्या है, जैसे ही बर्फ़ बनने लगता है तो वो पानी क्या होने लगता है? उस बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि पानी एक्सपैंड होने लगता है, ठीक है। तो ये आपने साइंस में बेसिक पढ़ा होगा, अगर साइंस साइड से आप होगे तो 9-10 में पढ़ाया जाता है, पढ़ा ही होगा। तो ये तीनों ही सही है, मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है। चलिए दोस्तों 104 देखते हैं। कह रहा काली मिट्टी, कौन सा? काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी नहीं होती है दोस्तों? तो देखिए काली मिट्टी में दोस्तों क्या क्या चीज़ बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है? एक तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो पहले तो आंसर ये देख लो, मैग्नीशियम की कमी नहीं होती अच्छी मात्रा में। चूना अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मतलब लाइम अच्छा होता है। एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, आपका समझ रहे हो। पोटैश बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पोटैश। तो यानी फास्फोरस नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी ये चीज़ें पाई जाती हैं। 105 नंबर देखते हैं दोस्तों। 105 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलो, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य से किया जाता है दोस्तों। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने देखा होगा ना, लाल ही क्यों दिखाया जाता है ट्रेन को? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, दूर से ही दिख जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी।
लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बिल्कुल दोस्तों। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बिल्कुल दोस्तों, आपने पढ़ा नहीं है। विब्योर, VIBGYOR है ना, VIBGYOR, विब्योर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 देखते हैं। मृदा में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण ड्रोसेरा, पिचर, घटपर्णी, फ्लाइन ट्रैप आदि कीट भक्षी पौधे उगते हैं दोस्तों, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन सॉइल इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ड्रोसेरा, पिचर, वीनस, फ्लाई स्ट्रैप, ये सब उग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जिस मृदा में दोस्तों फास्फोरस, आयरन, सल्फर नहीं, जिस भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है, ये वहाँ पे हो जाता है। जिस भी मिट्टी में नाइट्रोजन डेफिशिएंट में होगी वहाँ ये सब उगाएंगे, तो यानी इसका नन ऑफ दीस हो गया। और ये याद रखो, ये सब कहाँ उगते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मिट्टी में, ठीक है। चलो 107 नंबर देख लेते हैं। 107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। द ह्यूमन ईयर इज नोन टू बी मोस्ट सेंसिटिव टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है दोस्तों। मानव आँख पीले हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कौन से रंग के प्रति, पीले हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, बिल्कुल। जब रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मनुष्य पर बना रहता है। ये भी दोस्तों सही है, जब कोई इमेज हमारी रेटिना पे बनती है तो हमारे ब्रेन पे उसके 1/16 पार्ट के सेकंड पे बन जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट साइंस की दृष्टि से अच्छी हैं। इसका तो आंसर हो गया डी। चलिए 116 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। रोग और प्रभावित अंग। मोतियाबिंद दोस्तों आंखों में होता है क्या, बिल्कुल सही है दोस्तों, आंखों ही में तो होता है। डिप्थीरिया दोस्तों गले में होता है, डिप्थीरिया बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पीलिया वक्र में मतलब किडनी में होता है क्या, ये कैसे हो सकता है। पीलिया मतलब जॉइंडिस है ना, जॉइंडिस लीवर को इफेक्ट करती है, लीवर में होता है दोस्तों, है ना, लीवर खराब कर देती है। मलेरिया दोस्तों, ये आपको पता ही है, मलेरिया कहाँ होता है दोस्तों, स्प्लीन या प्लाहा में, पिलाहा, ठीक है, सही है। चलो 109 देख लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 या IPv6 में IP के स्थान पर कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है IPv6 के। तो दोस्तों ये करा जाता है 128 बिट्स का। किसका करा जाता है, 128 बिट्स का यूज़ करा जाता है। IP स्टैंड फॉर 128 बिट्स। और IPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड 128 बिट होता है। 110 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ठीक है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, क्या हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, नहीं। हेनरी कैवेंडिश ने तो H से हेनरी, H से हाइड्रोजन, सही भी बता दूंगा कौन सा है, वो भी याद कर लो। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी। और रक्त समूह की खोज की बात करेगा अगर, तो ये करी थी दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त का संचार विलियम हॉर्वे, यानी ऑप्शन बी तो एकदम करेक्ट मैच है, पहले तो ये याद रखो, ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक। क्लोरीन की खोज किसने करी दोस्तों, क्लोरीन की, तो दोस्तों क्लोरीन की करी है आपकी कार्ल विलियम सिले ने, ठीक है। रक्त का संचार बिल्कुल सही है ही है। और आपका कौन सा बचा, हो गए सारे, हो गए, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको याद रखना है आपको। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे हो गया। ब्लड ग्रुप की अगर बात कर ले तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गया। क्लोरीन कार्ल विलियम सिले हो गया। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होने वाला एक सामान्य संक्रामक रोग है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज अ कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय पैरासाइट, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको ये पता होगा दोस्तों GRDSS, ये दोस्तों एक ऐसी डिसीज है जो किसकी वजह से होती है, पैरासाइट की वजह से हो जाती है ना। परजीव के कारण होने वाला सामान्य संक्रामक रोग को GRDSS बोलते हैं। तो थ्रस किसको बोला जाएगा, थ्रस तो ये कवक के कारण होने वाला, किसके कारण, कवक के कारण या फंजाई, इसको हिंदी में बोलेंगे कवक के कारण जो होता है, इंग्लिश में बोल देंगे जो फंजाई के कारण होता है। जो भाई हिंदी इंग्लिश में देख रहे हैं, फंजाई। टीबी रोग दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको, टीबी रोग ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, टीबी रोग ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, है ना। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, ठीक है।
हेपेटाइटिस, ये भी दोस्तों पता होगा आपको। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? ये लगता है वायरस के कारण, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, काफ़ी आसान था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर से बताते हैं, मज़ा आएगा। कौन सा रोग कह रहा है परजीवी के कारण होने वाला है? तो परजीवी के कारण होता है जियार्डिसिस। थ्रश जो होता है ये होता है आपका कवक के कारण यानी फंजाई के कारण। क्षय रोग हो जाता है दोस्तों आपके बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। हेपेटाइटिस हो जाता है दोस्तों वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। चलो हेपेटाइटिस वायरस हो गया। 112 देख लेते हैं, मैचिंग करनी है हमको। धातु और संबंधित अयस्क, ठीक है, मेटल और रिलेटेड ओर्स। सोडियम किसकी ओर है ये बताना है। सोडियम किसकी ओर है दोस्तों? सोडियम है ट्रोना की। किसकी हो जाएगी? ट्रोना, ठीक है, मतलब ट्रोना सोडियम की ओर हो जाएगी। पोटेशियम दोस्तों, पोटेशियम की जो ओर होगी वो क्या होगी दोस्तों? तो पोटेशियम की हो जाएगी दोस्तों और सिल्वाइन। क्या हो जाएगी? सिल्वाइन हो जाएगी पोटेशियम की ओर, ठीक है। पोटेशियम की सिल्वाइन हो जाएगी और सोडियम की ट्रोना। कैल्शियम की इसी तरह दोस्तों, कहाँ से कैल्शियम? कैसे? कैल्साइट, कैल्शियम कैल्साइट। कॉपर की एजूराइट, कॉपर की एजूराइट। यानी 112 का इसके हिसाब से क्या सही मैच बन गया? तो 112 का बन गया 2 3 1 4, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 113 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में दूर संचार दिग्गज नोकिया ने चेन्नई में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों। तो ये दोस्तों चेन्नई में नहीं करी है, ये करी है बैंगलोर में। कहाँ करी है? बैंगलोर में। तो ये गलत हो जाएगा पहली स्टेटमेंट। हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। तो ये बिल्कुल सही है, पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने साथ मिलकर ODOP वॉल की शुरुआत की है। ODOP वॉल की शुरुआत, तो ये सही है, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए 114 देख लेते हैं। 114 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग दिया गया था। तो ये इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले उस टाइम कौन देख रहे थे? अंतरिम जो कैबिनेट चल रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। कौन देख रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 115 देख लेते हैं। राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है दोस्तों, बहुत आसान है ये। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की नहीं, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है आर्टिकल 165 में। किस में है दोस्तों? आर्टिकल 165 में। क्योंकि आर्टिकल 76 आपको पता होगा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये आर्टिकल 76 बात करता है। 148 आपको पता होगा दोस्तों, ये कैग से डील करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कैग का, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 165 किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, याद रखिएगा इसको। चलिए 116 देख लेते हैं। 116 में क्या कह रहा है? 116 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने भारत के 2023 के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अनुमानित 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज इंक्रीज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 2023 to 6%। कितना बढ़ा दिया? 6% से दोस्तों। तो इसको बढ़ाया दोस्तों 6.6%। कितना बढ़ा दिया? 6.6% बढ़ा दिया, ठीक है। 117 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के सुरमा जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग मिला है दोस्तों। किसको GI टैग दिया गया दोस्तों? तो कश्मीर का जो बसोहली पश्मीना है, कौन सा? बसोहली पश्मीना है ये कश्मीर का, इसको GI टैग मिला है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी ने नहीं करा है, ये गलत है। ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने करा है, द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ने करा है, ना कि PM ने करा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा गलत है।
118 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मेघालय के उमरोई में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया दोस्तों। तो दी हाँ, संप्रीति अभ्यास जो होता है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास दोनों देशों द्वारा मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है, बिल्कुल बात सही है। 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति 11 में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान शामिल होंगे, ये भी सही है, यानी इसके दोनों सही है, मतलब तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। संप्रीति काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, 11वां संस्करण है, 11 साल से लगातार चल रही है। 119 देख लेते हैं। 119 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन द्वारा, कौन है, TN शेषन द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, कौन सी, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने लिखी है TN सेन ने, जो कि पहले थे थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। हाल ही में रायला कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रंजीत प्रताप द्वारा एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, कौन सी, एज द व्हील टर्न्स, तो ये भी सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है हाल ही में सुधा पाई एवं सज्जन कुमार द्वारा माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सी बुक है, अ बुक टाइटल माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व एज रिसेंटली बिन रिटन बाय सुधा पाई एंड सज्जन कुमार। ठीक है, तो ये थोड़ा मोदी जी वगैरह को, हिंदुत्व को टारगेट करते हुए लिखी गई है दोस्तों, तो आ सकती है इस बार। 120 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास की बात कर रहा है दोस्तों, फायर आर्म्स या आग्नेयास्त्र वन, आग्नेयास्त्र वन या फायर आर्म्स वन का आयोजन भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित करा गया दोस्तों। तो मेरे भाई दोस्त, इसको कहाँ पे करा गया है, इसको करा गया है ईस्टर्न लद्दाख में। कहाँ करा गया है, ईस्टर्न लद्दाख में करा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 121 देख लेते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से झीलों के शहर उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिटी ऑफ लेक्स जो था उत्तर प्रदेश, इसको भी याद रखना। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, उदयपुर को। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, द फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाल ही में, कौन सा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये तो सभी को पता है भाई, कितना हाइप भी बनी थी इसकी, सही है। तीसरा कह रहा है हाल ही में मराठी लेखिका श्रीमंत शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये मराठी लेखिका नहीं है, पहली बात। ये कौन सी लेखिका थी, ये तमिल लेखिका है। कौन सी है, तमिल लेखिका थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। बाकी सही है, मराठी की जगह यहाँ तमिल होना चाहिए, तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 122 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में खुदरा महंगाई दर में सितंबर माह में गिरावट होने के कारण 6.83% से घटकर 5% रह गई है। ठीक है, हाल ही में खुदरा महंगाई दर सितंबर माह में गिरावट होने के कारण, कितना डाटा कह रहा है, 6.83 से 5%। तो दोस्तों 6.83 से 5 नहीं है, ये थोड़े से डाटा में गड़बड़ है, 5.02 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.02, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हाल ही में वीजे कुरीन या वाइजे कुरीन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अशंकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, वीजे कुरीन को। एक तो ये तो मुझे वारगीस कुरीन लग रहे थे, जिनको फादर ऑफ क्या बोलते थे दोस्तों, वारगीस कुरीन को, बता सकते हो कमेंट में। तो वीजे कुरीन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर सरकारी अंशकालिक अध्यक्ष रूप नियुक्त किया गया, ये सही है। हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, ये हटा देता हूँ मैं, एक सेकंड। हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पहला तो गलत हो गया, बाकी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 123 देख लेते हैं।
123 कह रहा है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी की घोषणा की है। ठीक है, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में करी। कहाँ करी? अरुणाचल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 124 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाल ही में कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और हाल ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है, ये सही है। अमित शाह ने करा है, ये जरूर याद रखना, मोदी जी ने नहीं करा। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। 125 देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सत्रों से युक्त एक एनिमेटेड सीरीज क्रश, त्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों अनुराग ठाकुर ने करा है। किसने करा है? अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 126 देख लेते हैं। 126 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। किसका विकल्प का? सही विकल्प का। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है या किसका है? करंट का ही है। हाल ही में बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिल्कुल सही है, इससे पहले भी मैं ये पढ़ा चुका हूँ। और हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिजिटल DARPG विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान 3.0 शुभारंभ किया है। तो ये भी सही है, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए 127 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है? हाल ही में द कश्मीर फाइल्स, कौन सा? द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। ठीक है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी को आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, किसको मिला है? CBI को मिला है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के 17 नए जिलों की घोषणा की है। राजस्थान में कितने नए जिले बना दिए? 17 नए जिले। ये भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं अपने आप में। चलिए दोस्तों 128 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, काफ़ी आसान सीरीज दी है इस बार मैंने। 3 से 4 हो रहा है, कैसे होगा 3 से 4? 3 × 1 + 1 4 होता है। ऐसे ही दोस्तों 4 से 7 कैसे होगा? 4 से 7 होगा 4 × 1.5 + 1, यानी 15 चौको क्या हुआ? 60, मतलब 6, 6 + 1 7 हो गया। कहने का मतलब है एक कांस्टेंट सब में ऐड होगा और 1.5 बढ़ के मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, यानी 7 दूनी 14 + 1 15 आ गया। ऐसे ही दोस्तों अब 2 का हो गया ना, अब 2.5 का होगा। 15 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2.5 से, प्लस 1 करो तो कितना आ गया? 38.5 आ गया। ऐसे ही दोस्तों 38.5 का मल्टीप्लाई अब होगा 3 से, प्लस 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा आपका 116.5। कितना आ जाएगा? 116.5, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आपको बताना है दोस्तों 129 में कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से एक गलत संख्या है, कौन सी है? 214, 18, 162, 62, 143, 90, 104। तो ये सबसे आसान है दोस्तों। देखो 143 एकदम ऑड दिख रही है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी, बाकी सब देखो 2 2 2 2 से कट जाएंगी, या बाकी सब इवन है, ये ऑड है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। ये तो बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं 130 नंबर। 130 में बताना है निम्नलिखित में से विषम कौन है। ठीक है, कौन सा ऑड है? तो बहुत आसान सी सीरीज़ है, आराम से समझो एक चीज़। देखो AZBY ऐसे लिखा है। तो अब एक चीज़ आपने रिवर्स ऑर्डर अगर पढ़ा होगा ABCD का, A के रिवर्स में क्या लिखा होता है? Z होता है। ठीक है, तो AZ रिवर्स ऑर्डर में है, और B का रिवर्स ऑर्डर होता है Y, B का रिवर्स ऑर्डर Y होता है।
ऐसे ही दोस्तों जे का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, जे का रिवर्स ऑर्डर होगा आपका क्यू, और आपका के का रिवर्स ऑर्डर होगा पी, यानी ये दोनों तो इसी पैटर्न में लिखे हैं। ई का रिवर्स ऑर्डर वी होगा। एफ का रिवर्स ऑर्डर दोस्तों डब्ल्यू नहीं होता है, एफ का रिवर्स ऑर्डर यू होता है, यानी ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एल का रिवर्स ऑर्डर ओ होता है, एम का रिवर्स ऑर्डर एन होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और, कई लोगों को ये रिवर्स ऑर्डर ही ना समझ में आ रहा हो, तो रिवर्स ऑर्डर भी बता देता हूँ एक बार। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ए पी सी डी ऐसे करके लिखते हो आप, जेड तक लिखते हो ना, तो ऐसे ही ए पहला होता है और जेड 26 होता है। जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ए के नीचे जेड आएगा, बी के नीचे क्या आ जाएगा, वाई आएगा, सी के नीचे एक्स आएगा, ऐसे 13 अक्षर यहाँ आएंगे, 13 यहाँ। इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 131 में कह रहे हैं दिए गए शब्दों को वही शब्दकोश डिक्शनरी के हिसाब से बताना है, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों देखो, एक चीज़ बताई थी ना, सब में देखो बी है, सब में बी है, ई सब में है, ई भी सब में है, तो इसको पहले लिख लो। अब ये बताओ, ई हो गया, ई के बाद यहाँ ए है, यहाँ सी है तीसरे नंबर पे, यहाँ ए है और यहाँ ए है। मतलब डिक्शनरी में क्या पहले आता है, ए आता है ना, तो पहले तो ए हुआ, पहले तो क्या हुआ, ए लिख लिया। चलो अब ए तो बात आ गई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये तीन लिख लिया हमने यहाँ। ठीक, अब ए के बाद देखो क्या है, यहाँ आर है चौथे पे, यहाँ चौथे पे क्या है, यहाँ चौथे पे क्या है दोस्तों, ए के बाद नहीं, यहाँ तो वो हट ही गया, यहाँ ए के बाद आर है, यहाँ ए के बाद यू है और यहाँ ए के बाद सी है। तो क्या पहले आता है दोस्तों, क्या पहले आता है, सी पहले आता है ना, सी ही तो पहले आएगा, ना कि यू ना कि आर, तो सी हो गया, यानी बीच हो गया पहले नंबर का, बीच हो गया पहले नंबर का। अब यहाँ तक का तो काम निपटा दिया आपने। अब आपको क्या करना है, एक सेकंड में एक चीज़ और कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको, एक सेकंड। ये बीच तो हो गया आपका पहला नंबर, बीच क्या हो गया, पहला। अब दूसरे पे देखने के लिए आपको देखो क्या करना है, बी ई, ठीक है, बी ई ए, यहाँ तक तो आप चलोगे ही। अब सी तो हट गया आपका, ये सी हट गया। अब चौथा अक्षर देखो, चौथा अक्षर यू पहले होगा या आर पहले होगा, तो दोस्तों आर पहले आता है ना, यानी बियर्ड हो गया, तो बियर्ड हो गया दूसरे नंबर पे, बियर्ड किस पे हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। अब चौथे में आर के बाद यू आता है तो ब्यूटीफुल आ जाएगा आपका तीसरे पे। ठीक है, तो बियर्ड दूसरे पे हो गया और ये पहले पे हो गया। ठीक है, तो इसका बियर्ड हो जाएगा। काफ़ी आसान रहता है, अगेन ये वाला आप ही करोगे। कह रहा है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 7 है, एकदम बच्चों वाला है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी आप करोगे। कॉन्ट्रेरी से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, कि जो भी अल्फ़ाबेट इसमें है इसमें नहीं है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान है, आंसर मैं बता देता हूँ सी होगा। ठीक है, इसका भी आंसर बता देता हूँ, 132 का आंसर दोस्तों बी है। ठीक है, देख लेना, ये बहुत आसान है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ऑफिस इज़ रिलेटेड टू कलीग इन द सेम वे होम इज़ रिलेटेड टू। भैया कार्यालय में सहकर्मी होते हैं और घर में दुश्मन होते हैं भैया, आजकल तो घरों में यही चल रहा है। तो घर में दोस्तों क्या होता है, होम इज़ रिलेटेड टू फैमिली, होम इज़ रिलेटेड टू फैमिली। ठीक है, चलो 135 देख लेते हैं। 135 में कह रहा है कि फॉरेन को 11 के रूप में कूटित किया गया है, उसी प्रकार इंडियन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉरेन को यानी FOREIGN। अब ये पता चल रहा है कि इन सब का सम तो 11 होगा नहीं, क्योंकि F जो होता है 6 होगा, O 15 हो जाएगा, R ABCD में कितने पे आता है, 8 पे आता है, E ABCD में कितने पे आता है, 5 पे आता है, I ABCD में 9 पे आता है, G 7 पे आता है, N 14 पे। ठीक है, अब इन सब को अगर प्लस कर दें, इन सब को प्लस कर दें तो आएगा 74। अब 74 को वापस प्लस करें अगर, 7 + 4 तब 11 आएगा। यानी क्या बन रहा है, इन सब का नंबर क्या है, उसका जो सम होगा फिर उसका सम, मतलब ऐसे इंडिया करा। आई क्या होता है 9, एन क्या है 14, डी है 4, आई है 9, ए है 1, तो सबको सम करा आया 51, और 51 का फिर से सम कर दो, 5 + 1 6 हो गया, यानी ऑप्शन 6 हो गया। ठीक है, काफ़ी लॉजिक अच्छा था इसका। 136 बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध को एकदम कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, तो पता होगा दोस्तों 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। घाघरा का युद्ध नहीं होता, घग्घर का युद्ध बोलते हैं उसको, है ना। ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1500
1929 में बैटल ऑफ घग्गर हुई थी। चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ आपका 1528 में। और आपका खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 1527 में। तो कहने का मतलब है पहले कौन सा हुआ? पहले हुआ आपका बैटल ऑफ पानीपत यानी पहला, फिर हुआ खानवा का युद्ध 1527 यानी 4, फिर हुआ आपका चंदेरी का युद्ध 28 और 29 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 137 हमेशा की तरह वही पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न आपको पता होगा, 1 त्रिभुज, 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, ऐसे ही 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 10 कितने हो गए? 20। ये ट्रिक आपको पता है ना कि ऐसे ऐसे प्लस कर देते हैं फिर सबको ऐड कर देते हैं। नहीं पता हो तो बताइए, अब टैब आ गया है आपको बता दूंगा मैं रीजनिंग भी। चलिए 138 नंबर देखते हैं। शेयर शब्द के दर्पण प्रतिबिंब में कितने शब्द मूल रूप से समान दिखेंगे? तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको लास्ट वाली क्लासेस में भी कंटिन्यू बताया है कि ऐसे कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना, जो मिरर में सेम दिखते हैं। तो इनमें पहचान लो कौन सा है, 2 आंसर हो जाएगा, पता होगा आपको अगर। ठीक है, काफ़ी आसान है ये दोस्तों। कई चीज़ें मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, वो टाइम वेस्ट मत करिए, वो आप आराम से उसको करिए। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है दोस्तों? सितार, गिटार, सारंगी या बांसुरी? है ना, देखो एकदम लल्ला बच्चे वाला क्वेश्चन है। अब अगर ये भी ना है तो भैया फिर दिक्कत वाली बात है ना। तो आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आप ही करोगे। 140 निम्नलिखित समूह में से कौन अलग है दोस्तों? विच वन इज ऑड? कोपेंगन, इक्वाडोर, सॉरी इक्वेडोर बोलते हैं हिंदी में तो अलग ही है, इक्वेडोर जो कि साउथ अमेरिका कंट्री है, फिजी या बेल्जियम? इसमें से कौन सा अलग है ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये शायद आप नहीं कर पाओगे भाई, है ना। तो इनमें से कोपेंगन, इक्वाडोर, फिजी, बेल्जियम। तो दोस्तों एक चीज़ समझो, कोपेंगन आपको अगर पता हो ये डेनमार्क की राजधानी है। कोपेंगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है। बाकी इक्वाडोर, फिजी, बेल्जियम ये सब देश हैं, ये सब देश हैं। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर का दी एंड। ठीक है, ये आपका 7वां टेस्ट था। अभी आपको 3 टेस्ट में ये ऑनलाइन वाले बचे हैं, अभी ऑफलाइन के भी सोच रहा हूँ 10 करा दूंगा आपको। ठीक है, जैसा हो मुझे कमेंट में बताइएगा। टेस्ट करके मज़ा आया कि नहीं ये भी बताइएगा। आराम से अपनी स्टडी को जारी रखिए, सिलेक्शन लीजिए, बनिए आरओ समीक्षा अधिकारी, अपने नाम के आगे लगा के अपने माँ बाप को करिए गौर 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 क्या बोलते हैं हिंदी में, गौरवान्वित, है ना, प्राउड फील कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।